बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज ईद का चौथा दिन है और मनाई जा रही है ईद भरपूर तरीके से। और हम एक बार फिर से जहाँ जहाँ पर भी ईद नौरोज़ मनाई जा रही है, अपने तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर से हम मुबारकबाद पेश करेंगे। और आज का हमारा मौजू भी बहुत ज़्यादा हमेशा की तरह ही इंटरेस्टिंग है। अपने मौजू पे बात करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं चलूँगी कुमैल की जानिब, वापस आऊँगी और फिर इन डिटेल अपने मौजू के बारे में आपको बताऊँगी। बहुत शुक्रिया रबिया। इब्तिदा उस रब्बे ज़ुल जलाल के नाम से कि जिसने हमें पैदा किया, जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, जो हमारी जानों पर कब्ज़ा किए हुए इस पूरी कायनात का निज़ाम उसके हाथ में। अली कुमैल का एक मोहब्बत भरा सलाम आपकी खिदमत में कबूल कीजिए और उसके साथ साथ ईरान में जो नया साल है उसके हवाले से नौरोज़ मुबारक हो आपको। नाज़रीन, एक बार फिर से आप तमाम देखने वालों को ईद नौरोज़ बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के मौजू के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि आज हम बात करेंगे लिबास के हवाले से, ड्रेसेस के हवाले से, ख़रीदारी के हवाले से, शॉपिंग के हवाले से। लेकिन उससे पहले एक बात जो कहना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ, यूँ कह लें कि एक जो मसला बन चुका है हमारे माशरे में, उस बारे में मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूँगी कि फ़ुज़ूल ख़र्ची बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग। कोई भी इवेंट हो, चाहे वो ईद का मौका हो, शादी हो या कोई भी ऐसा इवेंट हो, फ़ुज़ूल खर्ची जो है वो बहुत ज़्यादा की जाती है। और ऐसे लिबास ख़रीद लिए जाते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा हैवी लिबास होते हैं जो आम रूटीन में पहनने के काबिल नहीं होते और नहीं पहने जा सकते, और या ऐसे लिबास ख़रीद लेते हैं हम जो पहले भी हमारे पास पड़े होते हैं, यानी रिपीट करते हैं हम। बहुत दफ़ा ऐसा हो सकता है कि कलर, वो एक कलर किसी का फेवरेट होता है तो उसी कलर में बहुत सारे जब ड्रेस ख़रीद लिए जाते हैं तो वो भी यूज़ में नहीं आते और कबर्ड कपड़ों से भरी पड़ी रहती है। और उसके बावजूद हम लिबास जो है वो कोई भी चीज़ ऐसी खरीदते जाते हैं और इसे हम फ़ुज़ूल खर्ची का नाम दे सकते हैं। बेहतर ये नहीं है कि हम जो है वो एक कलर में एक लिबास ख़रीदें, कपड़ों को बहुत ज़्यादा रिपीट ना करें और कपड़े खरीदते हुए जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि ताकि वो कपड़ा, वो लिबास जो हम ख़रीद रहे हैं वो उस इवेंट के अलावा भी हम इस्तेमाल कर सकें। और उसके अलावा अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ईद का मौका होता है, ऐसे लोग भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जो ज़्यादा कपड़े नहीं खरीद सकते। हो सकता है कि हम हर महीने अगर ख़रीदते हैं तो वो साल में एक ही बार ख़रीदते हों, सिर्फ ईद पर ख़रीदते हों, या बहुत सारे अफराद ऐसे भी मौजूद होंगे जो ईद पर भी ना ख़रीद सकते हों। तो फ़ुज़ूल खर्ची करने से बेहतर तो ये है ना कि हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, उन लोगों का भी ख्याल रखें, और अगर हमारे पास इतना है तो हम उन लोगों को भी दें, ताकि अपनी खुशियाँ जो है ना उनकी खुशियाँ भी बरकरार रह सकें, वो भी अपने जो इस मौका को, ईद के मौका को अच्छी तरह से जो है वो खुशी मना सकें। दूसरों का ख्याल रखें और फ़ुज़ूल खर्ची कम करें और सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। एक सेगमेंट शामिल करेंगे, वापस आएँगे और फिर इन डिटेल बात करेंगे।
बहार की आमद है, पत्तों पे सब्ज रंग इस तरह चढ़ा हुआ है जिस तरह हर तरफ ही पत्ते और सब रंग है। ऐसा लग रहा है जिस तरह घास बिछी हुई है पत्तों के ऊपर और दरख्तों के ऊपर, और हर तरफ ही आपको बहार की रौनकें नज़र आ रही हैं। हवाओं में एक अजीब सा, जिसे कहते हैं, साज है। इसी तरीके से जिस तरह ईरान के अंदर नौरोज़ मनाया जा रहा है, आज़रबाईजान के शहर बाकू जो कि उसका दारुल हुकूमत भी, उधर भी नौरोज़ की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। आज़रबाईजान के बाकी भी जितने भी शहर हैं उसमें भी इसी तरह नौरोज़ की खुशियाँ मनाई जाती हैं, घरों की सफाइयाँ की जाती हैं। आज़रबाईजान के हवाले से एक बात बताता चलूँ, 1991 में जब आज़रबाईजान आज़ाद हुआ, उस वक्त से इसको एज ए छुट्टी का ऐलान किया गया, अमूमी छुट्टी मनाई जाती थी इसकी। इससे पहले नौरोज़ की छुट्टियाँ नहीं मनाई जाती थी, लेकिन अब 1991 के बाद इसके अंदर 5 दिन की छुट्टियाँ मनाई जाती हैं नौरोज़ के दिनों के अंदर। इसके साथ साथ नौरोज़ के दिनों में जब भी नौरोज़ का दिन आने लगते हैं तो बाकी ममालिक की तरह इधर भी लोग अपने घरों की सफाइयाँ करते हैं, नए सामान लेके आते हैं, नए लिबास खरीद के लाते हैं, नए लिबास पहनते हैं। नौजवान जितने भी हैं वो एक काम करते हैं, वो ईरान के नौजवानों की तरह मंगल की रात सारे जमा होते हैं, आग जलाते हैं, आग के गिर्द रक्स करते हैं, आग के ऊपर से छलांगे लगाते हैं। उसके अलावा वहाँ पर सब्ज रंग के कपड़े, टोपियाँ, शलवारें पहन के वहाँ एक अजीब सा, जिसे कह सकते हैं, तफरीही वो एक समा बना लेते हैं और काफ़ी खूबसूरत तरीके से उसको मनाते हैं। इसके साथ साथ छोटे बच्चे एक काम करते हैं, छोटे बच्चे छोटे छोटे कासे प्याले लेकर घरों में चक्कर लगाते हैं, पूरे मोहल्ले में एक घर में जाते हैं, उनके पास जाते हैं, वो फिर उनको ईदी के तौर पे चॉकलेट, टॉफ़ी, मिठाई, कोई भी अच्छी चीज़ या कोई ईदी वो उनको देते हैं। बच्चे फिर एक एक घर में जाके फिर एक दूसरे से कहते हैं, देखो मेरे पास ज़्यादा ईदी जमा हो गई है, मेरे पास ज़्यादा चॉकलेट्स जमा हो गई हैं। इसके अलावा वहाँ पर तमाम नौजवान लड़के और लड़कियाँ मिलके खाना बनाते हैं। कपड़े तो उन्होंने पहने होते हैं, ईद का समा होता है, और फिर वो खाना बना के मिलकर खाते हैं, गाने गाते हैं, बैतबाजी होती है। उसके साथ साथ जिसे कह सकते हैं इतना एंजॉय करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ, जिस तरह ईरान के अंदर नौरोज़ की आमद पर वहाँ जितने भी घर की कचरा होता है उसको निकाल के फेंक दिया जाता है और फिर उसको आग लगा दी जाती है। इसी तरह आज़रबाईजान में भी किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज़रबाईजान के नौरोज़ की जो बात है अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके से आप भी अपने अगर मुल्क के अंदर कोई भी नौरोज़ की खुशियाँ मनाते होंगे तो हमें मैसेज में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर यह सेगमेंट तमाम होता है। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर से अपने प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं, या यूँ कहूँ कि आपके अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये दस्तरखान तो है जो इतना खूबसूरत सा अभी तक आप देख रहे हैं, 2-3 दिन से है, ये तो आप देखते रहेंगे। आगे 14 तारीख तक, 13 फरवरी तक जो है वो आप इसको मुसलसल देखेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ साथ रहेगा और ये जो है ना, ये मेरी एनर्जी में तो इजाफा करता रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत एनर्जी देती हैं। तो हम आएंगे थोड़ा सा अपने मौजू की जानिब और बात करती चलूँ लिबास के हवाले से। आज हमने बात करनी है फजूल खर्ची के हवाले से मैं बात कर रही थी। तो अगर हम लिबास की बात करें तो ईद नौरोज़ पर या ईद फितर या ईद कुर्बान, कोई भी ईद हो तो उस पर जो है वो नया लिबास बनाया जाता है। अब नया लिबास क्यों पहना जाता है, और अगर हम ईद नौरोज़ की बात करें तो ईरान में क्यों नए लिबास पर जोर दिया जाता है और नया लिबास बनवाया जाता है, तो इसके मुतालिक मैं आपको बताती चलूँ कि क्योंकि बहार आती है और नई एक ज़िंदगी का आगाज़ होता है और हर तरफ जो है वो एक नई हर चीज़ नज़र आ रही होती है। घरों में नए सामान जो है वो रखे जाते हैं, पुराने को हटा दिया जाता है और इसी तरह से सफाई सुथराई की जाती है। और जहाँ माहौल, अपना घर भी नया लगता है, बाहर भी नया लगता है, तो वहाँ लिबास नया ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके लिए जो है वो नया लिबास उस नए मौसम की, उस नई ज़िंदगी की जो है वो उसके इस्तकबाल के लिए नया लिबास भी पहना जाता है। और यहाँ पर अमीर हो या गरीब हो, ये एक ऐसा इवेंट है कि हर इंसान इस इवेंट पे नया लिबास पहनना चाहता है। और अमीर लोग जो हैं वो शायद ज़्यादा कपड़े बनवाते हों और जो थोड़े से कम पैसे वाले लोग होते हैं वो अपनी इस्ताहत के मुताबिक जो है वो कपड़े बनवाते हैं। और ऐसा भी होता है कि हमने बहुत देखने में आता है, यहाँ पर भी हर जगह ही देखने में आता है कि जो लोग कपड़े नए खुद
खुद नहीं बनवा सकते या जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं लेकिन उनके इर्द गिर्द के अफराद जो होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो उनकी भी हेल्प करते हैं। और अगर हम भी ऐसा करें अपने इर्द गिर्द, अगर किसी के बच्चे ज़्यादा हैं या कोई फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एक एक बच्चे की ज़िम्मेदारी अगर उठा ली जाए, एक एक ड्रेस बना के दे दें। हम हर साल अगर हर महीने अगर ड्रेस बनाते हैं तो एक साल में वो उसको ड्रेस दे देने से कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि सिर्फ बरकत देगा अल्लाह ताला। एक सेगमेंट शामिल करूँगी, वापस आऊँगी और फिर इन डिटेल हम मज़े मज़े की बातें करेंगे।
नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि पहले ज़माने की शॉपिंग में और आज के ज़माने की शॉपिंग में क्या फ़र्क है। पहले ज़माने में ये होता था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि जिनको ईद पर उनके कपड़े वो ख़रीद तो लेते थे लेकिन सिल नहीं पाते थे, क्योंकि टेलर्स के पास बहुत ज़्यादा रश होता था और क्योंकि बुटीक्स इतने नहीं होते थे, सिले सिलाई कपड़े जो है वो नहीं मिलते थे और जो या कम मिलते थे। लेकिन आज के दौर की हम बात करें, सिले सिलाई कपड़े मिल जाते हैं। अगर ईद की रात में ही आप शॉपिंग करने चले जाएं तो आप अपने ईद का एक बहुत खूबसूरत सा ड्रेस जो है वो खरीद सकते हैं। तो इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि सिले सिलाई कपड़े ख़रीदते हुए भी बहुत सारी हमें बातों का ख्याल रखना चाहिए। और सबसे पहली बात, जब आप कपड़े ख़रीदते हैं तो क्वालिटी चेक करें, बहुत ज़रूरी है क्वालिटी अच्छी होना कपड़े की, क्योंकि बहुत सारे अफराद ऐसे भी मौजूद होते हैं जो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं ख़रीद सकते। और ये होता है कि जब आप एक कपड़े को ख़रीदते हैं, जल्दी में ख़रीद लेते हैं या ज़ाहिरी उसकी जो खूबसूरती होती है उसको देख कर आप ख़रीद लेते हैं और क्वालिटी को जो है वो जहन में नहीं रखते और क्वालिटी का जो है वो आप ख्याल नहीं रखते, तो तब उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि कपड़ा आपका जल्दी ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा महंगा ले लें, थोड़े से पैसे ज़्यादा लगा दें, लेकिन बात वही है ना कि अच्छी चीज़ जो है वो महंगा एक बार, सस्ता बार बार। तो फिर ऐसे सस्ते का कोई फ़ायदा नहीं जो आपको बार बार खर्च करना पड़े और वो खर्च जो आपका होगा वो उस महंगे ड्रेस से बहुत ऊपर चला जाएगा। तो इस पर ही हम बात करते हैं। सबसे पहले आपने कपड़े की क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा गौर करना है और अगर कपड़े की क्वालिटी अच्छी है तो फिर आप वो कपड़े ख़रीदें। और जो है वो साइज़ के कपड़े होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना महंगा मर्ज़ी ड्रेस आप ख़रीद लें लेकिन अगर आपके साइज़ का नहीं है ना तो आपके साथ वो सूट नहीं जब करेगा तो उस महंगे ड्रेस का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो अपनी लुक ही नहीं दे पाएगा। तो आप पहन कर कपड़े चेक करें, अपना साइज़ जो है वो सही आपका होना चाहिए चेक करके। और सिर्फ चेक करना, पहनना काफ़ी नहीं है, पहन के थोड़ी देर चलें आप कंफर्टेबल भी हैं उसमें या नहीं। बहुत दफ़ा जब हम पहनते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन जब चलते हैं तो सही तरह से पता चलता है। घर जाके पछताने से बेहतर ये है कि आप वहाँ पर ही कपड़े चेक करें, अपने साइज़ का सही तरह से अंदाज़ा लगाएं और उसके बाद खरीदें। एक सेगमेंट शामिल करेंगे, वापस आएंगे और यहीं से आगे अपनी गुफ्तगू को हम लेकर चलेंगे। प्रोग्राम की पिछली किस्त में जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि काशान शहर की शोहरत पर मौजूद कदीमी ईरानी और इस्लामी तर्ज के घरों की वजह से है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया कि ये घर यहाँ पे क्यों मारूफ हैं और इनके आर्किटेक्चर की क्या क्या खसूसियात हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताया कि यहाँ पर मौजूद हमाम सुल्तान अमीर अहमद की क्या क्या खसूसियात हैं और ये हमाम ईरान में क्यों इतने मारूफ हैं। ये तारीखी हमाम हमाम सुल्तान अमीर अहमद इस शहर में मौजूद उस जमाने के हमामों में एक नमूना था जो निस्बतन एक पोश इलाके में बनाया गया था। ये हमाम मामारी और खूबसूरती की बिना पर दुनिया के बेहतरीन गर्माबों में शुमार होता है। मैं जिस वक्त नीचे से इसकी तारीखी तामीर को देख रहा था तो उस वक्त महसूस हुआ कि इसकी छत पर जाकर इन गुंबदों को जरूर देखना चाहिए। आजकल यहाँ पे छत पे सोने का जो रवाज अब कम होता जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक कदीमी जगह है और यहाँ पे तकरीबन पहले जो लोग थे वो छतों पर ही सोया करते थे। और उसकी एक वजह ये भी थी कि अगर गर्मियाँ होती थी तो छत पे आ जाते। जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ अभी तक जो लोग हैं वो छतों के ऊपर सोते हैं, तो यहाँ पे भी पहले जो था वो रवाज था छत पे सोने का, लेकिन अब जो है वो ख़त्म हो गया। एक ऐसा हमाम है जहाँ पे पिछले 1 घंटे से मैं मौजूद था, लेकिन मैं यहाँ पे नहाया नहीं। इतनी देर से काशान को घूम रहा हूँ और बिल्कुल भी पता नहीं चला कि दोपहर के खाने का वक्त निकला जा रहा है। हम यहाँ पर एक रवायती रेस्टोरेंट में खाना खाने का सोच रहे हैं, जहाँ पर इस शहर की रवायती डिश ट्राई की जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे तकरीबन जो पुराने घर हैं जितने भी, वो होटल या रेस्टोरेंट में तब्दील हो चुके हैं। इसी में से एक ये भी घर है जो मेरे पीछे है। यहाँ पे ये होटल बन चुका है और यहाँ पे मैं दोपहर का खाना यहाँ पे खाऊंगा। अगर किसी काशानी से इस शहर की कोई फेमस डिश के बारे में पूछा जाए तो वो मामूलन 3-4 खानों के नाम जरूर लेगा, मसलन गोश्त लूबिया, कुफ्ते आब समाक और आब गोश्त वगैरह। दोपहर का टाइम हो गया है
और भूख बहुत ज़्यादा लगी है। यहाँ पे मैंने इनको कहा था कि जो आपकी सबसे यानी फेमस यहाँ की डिश है वो आप मेरे लिए लेके आएँ। तो ये यहाँ पे अब लेके आए हैं, गोश्त है और साथ लोबिया है, और इसके अंदर, इस चावलों के अंदर कुछ सब्ज़ी वगैरह डली हुई है, और क्या नाम है, उस चावलों के साथ इसको बनाया गया है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं आब गोश्त, कि ये तकरीबन गोश्त का यानी आलू गोश्त टाइप एक डिश बनी हुई है। तो मज़ेदार है, मैंने तो पहले खाई हुई है, तो आप भी जब आएँ तो यहाँ ज़रूर आके ये खाएँ। ये जगह बाकी रेस्टोरेंट की तरह सिर्फ खाना मुहैया नहीं कर रही, बल्कि एक सुकून और आराम का एहसास भी दे रही है, जो मामूलन घरों में मिलता है। ये सोचना कि मुसाफिर हैं या बस कोई चीज़ खाने आए हैं, बल्कि एक घर आए मेहमान की तरह पजीराई कर रहे हैं। ईरानियों की एक जो मरगूब नौशीदनी है वो चाय है। सुबह, दोपहर, शाम वो हर वक्त जो है चाय को पसंद करते हैं पीते वक्त। ये इसी तरह यहाँ पे पानी जो है जब गर्म हो जाएगा तो इसके बाद ये इस केटल में डाल देंगे, और केटल के बाद ये चाय इस्तेमाल करेंगे। और ज़्यादातर यहाँ पे चाय जो है वो ख़ुद ईरान के अंदर भी काश्त होती है, लेकिन ये इंडियन चाय जो है उसको बहुत पसंद करते हैं। जब बहार आती है तो लोग गुलाब की खुशबू से अपने आप को महसूस करने के लिए काशान का रुख करते हैं। हर साल यहाँ के गली कूचे गुलाब और गुलाब के अर्क से भर जाते हैं। मर्द, बच्चे, बूढ़े सभी गुलाब को इकट्ठा करने में मसरूफ हो जाते हैं। काशान की एक बहुत जो नुमाया बात है वो ये है कि यहाँ पे गुलाब का अर्क निकाला जाता है, और सिर्फ गुलाब से नहीं, बाकी भी जो फूल हैं उनका अर्क निकाला जाता है, और यहाँ पे ये पूरे ईरान के अंदर बहुत मशहूर है। पिछले 1000 साल से यहाँ के लोग गुलाब का अर्क निकाल रहे हैं और पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया के अक्सर ममालिक में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। काशान का सफ़र जो है वो जारी है, और यहाँ पे जो घरों के आपको जो कदीमी घर दिखा रहा था वो अब वहाँ से निकल के तो हम बाग़ फ़िन की तरफ जा रहे हैं। बाग़ फ़िन जो है वो ईरान का बहुत ही मशहूर और कदीमी बाग़ है और बहुत ही खूबसूरत है, और ये तकरीबन ईरान के जो 3 मशहूर बाग़ हैं उनके अंदर इसका यानी नाम आता है। तो जब भी आप काशान आए तो यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे आइएगा। जैसे ही आप इस बाग में दाखिल होते हैं तो इसकी बेनज़ीर मामारी पर फिदा हो जाते हैं, और इसी वजह से ये बाग ईरान में मौजूद तारीखी बागों का एक नमूना है, जिसको यूनेस्को ने भी आसार कदीमा में शुमार किया हुआ है। इन फलक शगाफ दरख्तों के दरमियान में छोटे और बड़े फव्वारों से निकलने वाले पानी की आवाज़ें। इसकी जो तारीख़ है वो तकरीबन कोई 100-150 साल पुरानी है, और इसके बारे में एक दास्तान भी बहुत मशहूर है, और उसके बारे में आपको हम बताएंगे। ये जो परिंदा है इसका नाम है फरस्तू, और इसको ईरानी जो कदीम जो इनकी तहज़ीब है उसके अंदर ये इसको एक महाजिर परिंदे के नाम से जानते हैं कि ये घरों के अंदर आ जाता है और घरों के अंदर आके ये घोंसले बनाता है। इस तरह आप यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हैं कि ये अभी यहाँ पे घूम रहे हैं कुछ परिंदे, जो मेरा दिल कह रहा था कि आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊँ। बाहर से ये रोशनी जब इन खिड़कियों से अंदर दाखिल होती है तो ये एक फोटोग्राफर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये तस्वीर दुनिया में इस उन्वान से बहुत मारूफ है। जो शीशे आप देख रहे हैं इस खिड़की के ऊपर जो लगे हुए हैं, इसकी भी एक बाकायदा एक स्टोरी है, कहानी है। ये रशिया से आया करते थे, ये वहाँ से दरामद किया करते थे, और क्योंकि इसका रंग है और ये चंद इसके ऊपर रंग हुए हुए हैं, तो जब ये टूट जाते थे किसी जानवर या किसी और चीज़ के मारने से जब ये टूट जाते थे तो लोग इसको फेंकते नहीं थे, वो इसके साथ इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते थे और उन टुकड़ों को ये जुदा जुदा अलग-अलग जगहों पे लगाते थे कि उसकी खूबसूरती जो खिड़की है या जो दरवाज़ा उसकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाते थे। इस बाग में मौजूद जो हौज हैं उनके अंदर तकरीबन 160 सुराख बनाए गए हैं, और इनके काम करने का तरीका कुछ यूँ है। इनमें से 80 सुराख फवारों का काम करते हैं और बाकी के 80 सुराख पानी को खींचने का काम करते हैं, और इन सुराखों की मदद से हमज़मान पानी को फवारों के अंदर भेजा जाता है और वहाँ से निकाला जा सकता है। ये जो दरख्त है इसकी तकरीबन जो उम्र है वो तकरीबन 450-500 साल के करीब है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 2002 में 460 साल का था, और तकरीबन आज जो है 480 साल पुराना ये दरख्त यहाँ पे इन्होंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है।
यहाँ पर मौजूद दरख्त और पानी का हसीन इम्तजाज यहाँ पर आने वालों को अपनी दिलकशी के शहर में जकड़ लेता है और इस बाग की ये तारीखी इमारत सोने पर सुहागा का काम करती है। इस वक्त हम काशान के दूसरे हमाम में पहुंच चुके हैं जो इसी बाग के अंदर है। और आपसे जैसे आपको मैंने बताया था कि आपको एक स्टोरी बताऊंगा, और स्टोरी जो है वो अमीर कबीर के बारे में है। ये हमाम जो बाग फ़ीन में मौजूद है, इसकी तारीखी एतबार से अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि यहाँ पर 160 साल पहले दौरे काजार में उस ज़माने के बादशाह नासिरुद्दीन शाह के वज़ीर आज़म मिर्ज़ा तकी खान अमीर कबीर का कत्ल हुआ था। अमीर कबीर वो शख्स था जिसने अपने मुल्क के लिए बहुत से रफ़ाई काम करवाए और उसके कत्ल की वजह भी यही बनी और साजिश करके उसको कत्ल कर दिया गया। बहुत सालों की जद्दोजहद के बाद 2011 में यूनेस्को ने इसको आसार कदीमा का दर्जा दे दिया है। गर्मियों के मौसम में और बिलखसूस काशान जैसे सहराई और गर्म शहर में जब भी मौका मिले ठंडा शरबत ज़रूर पीजिएगा। किस तरह से बना रही हैं इस शरबत को आप? कह रही हैं कि जैसा कि हमारे कदीमी ज़माने में हर पीने वाली चीज़ को प्यालों में पिया जाता था और इसकी तासीर भी होती थी, इसी तरह मैं यहाँ पे शरबत को भी प्यालों में पेश करती हूँ। जी, ये जो शरबत बना रही हैं ये बता रही थी मुझे कि ये मुख्तलिफ यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ हैं उनसे ये शरबत को तैयार करेंगी और काफ़ी ज़्यादा नाम इन्होंने बताए हैं। अगर मैं हर एक को एक एक करके आपको तफसीलन उसको बताऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये काम। लेकिन कह रही हैं कि बहुत इसका टेस्ट जो सा वो बहुत अच्छा है और जब हम पियेंगे तो बहुत ज़्यादा इसको इंजॉय करेंगे। बहुत से जो मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं वो डाले हुए हैं और इसकी जो एक मखसूस बात ये है कि ये इनकी ख़ुद की बनाई हुई एक तरकीब है जिसको ये इस्तेमाल करती हैं और इसके अंदर कुछ फूल भी हैं और तुखमलंगा जिसको हम बोलते हैं वो भी है। गर्मी और सफ़र में ज़्यादा फ़ालियत होने की वजह से मुमकिन है कि जिस्म में मौजूद पानी की मिकदार कम हो जाए जो काफ़ी नुकसान का बायस बन सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि तकरीबन 2 लीटर या इससे ज़्यादा पानी पीना चाहिए जिसकी वजह से जिस्म की नमकियात कंट्रोल में रहती है। रहने के लिए काशान शहर में बहुत से होटल्स मौजूद हैं जिनकी कीमत तकरीबन 1000 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक है। इको टूरिज़्म वाले हॉस्टल्स ऐसे हॉस्टल्स हैं जिनको यहाँ के मकामी लोगों ने खुद टूरिस्ट के लिए ऐसे अंदाज से बनाया है जैसे वो इन इलाकों में खुद रहते हैं और इनकी डेकोरेशन भी बिल्कुल इस अंदाज में की गई है जैसे कदीमी ज़माने में लोग यहाँ पे रहा करते थे। इस तरह के हॉस्टल अपने आने वाले मेहमानों को भी यही हिस्स फराहम करते हैं। ये जो कमरा है ये कह रहे हैं कि जी बहुत ही एक कदीमी किस्म के जिसको इन्होंने दोबारा बनाया है और यहाँ पे 4 बंदे जो उनसे हैं वो आराम से सो सकते हैं और कदीमी तर्ज के साथ साथ इसमें जदीद चीज़ों का भी इस्तेमाल किया गया है। आज रात के लिए हमारा क़याम इसी हॉस्टल में होगा और रात का खाना काशान के एक मॉडर्न जगह से खाएंगे। इस वक्त हम एक बूम गर्दी में पहुँच चुके हैं। बूम गर्दी का मतलब ये है कि बिल्कुल लोगों के जहाँ पे अमूमी लोग ज़िंदगी कर रहे हैं उनके बिल्कुल दरमियान में ही ये एक घर की तरह का होटल बना हुआ है कि जहाँ पे बिल्कुल जो कदीमी लोग जिस तरह ज़िंदगी करते थे और रहन सहन उनका जिस तरह से था उसी तरह से बिल्कुल उन्होंने उसी नज़रिए के ऊपर इसको घर को या होटल को बनाया हुआ है और इसको तकरीबन कोई 25 से 30 साल हो चुके हैं जो ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। और किराया इसका मेरे लिए एक बंदे के लिए किराया तकरीबन 1 लाख तुमान है जो पाकिस्तानी तकरीबन 800-900 रुपये बनते हैं और इंडियन तकरीबन 400 रुपये के करीब बनते हैं। ईरान के अंदर जो अजानें हैं चंद अजानें कुछ शहर जो हैं वो अजान की वजह से मशहूर भी हैं। काशान जो है उसमें से एक शहर है और अगर हम अभी सुन सकें, मैं अब कमरे में था और बाहर आया हूँ, मगरिब की अजान अभी हो रही है। इस कदर बेहतरीन यानी आवाज़ आ रही है जो चारों तरफ अतराफ़ में घूम रही है और दिल कर रहा है कि ये अजान को बंदा जो है वो
एक किस्म का यानी इसके अंदर गुम हो जाए, इस अजान के अंदर। काशान शहर भी दूसरे शहरों की तरह अपने कदीमी विरसे की हिफाजत करने के साथ साथ जदीद तर्ज तामीर वाले इलाके भी रखता है। आज रात का खाना हम किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में खाएंगे। कोरोना की वजह से यहाँ पे जो फास्ट फूड की दुकानें हैं वो अंदर बिठा के खाना नहीं खिला रहे, वो इसी तरह मैं बाहर बैठा हूँ और ये पिज़्ज़ा और चिप्स जो है वो खा रहा हूँ। और मैंने कहा ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये बता दूं कि कोरोना की वजह से यहाँ पे दुकानें अपने कस्टमर्स को अंदर नहीं बिठा रही दुकानों के अंदर, वो बाहर जो हयात है या जो बाहर की जगह वहाँ पे बिठा रही हैं, या वहाँ पे खाएं या टेक अवे लेके जा सकते हैं तो लेके जाएं, अलबत्ता हम अंदर नहीं बिठा सकते। इस चीज़ का जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि आपकी बैटरी मोबाइल की ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बाहर खाना खाने के लिए आए थे और बैटरी मोबाइल की ख़त्म हो चुकी है, और अब यहाँ पे गलियों में घूम रहे हैं। हमें होटल जो हमारा जो जहाँ पे हमने आज रात गुजारनी है, हमें वो भी पता नहीं चल रहा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। और आप जब आएँ, आप कहीं पे भी सफ़र करें तो ये बात आप जहन के अंदर रखें कि आपकी बैटरी मोबाइल की ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये कि एड्रेस जो है आपके जहाँ पे आप रह रहे हैं होटल वगैरह का, वो आपके पास होना चाहिए। कल रात आखिरकार हमने अपने हॉस्टल को ढूंढ लिया था और बहुत अच्छी नींद गुजारने के बाद हम सुबह सवेरे उठ खड़े हुए। यहाँ पे ज़्यादातर जो होटल्स हैं या जहाँ पे अगर आप रहें तो अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पे सुबह का नाश्ता ज़रूर दिया जाता है। और इसी तरह से रात को जैसा कि आपने देखा था कि हम रास्ता भूल चुके थे, और रास्ता भूलने के बाद फिर आखिर हम पहुँचे अपनी आखिरी जो हमारी डेस्टिनेशन थी वहाँ पे। और अब सुबह हो गई है और सुबह अब हम नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं, वो होटल की तरफ से है। इसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे। यहाँ पर नाश्ता करने और आज का अपना प्रोग्राम डिसाइड करने के बाद हम हॉस्टल से बाहर आ गए। यहाँ पे हम रास्ते से गुजर रहे थे तो ये काशान के अंदर इन्होंने ऐसे ही फ्रेम के अंदर एक कदीमी जो 400-500 साल पुराना घर है जिसको उन्होंने लगाया हुआ है। जी नाज़रीन, तो हम बात कर रहे थे कि कपड़े खरीदते हुए जो है वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो उसी को मैं आगे लेके चलूँगी और आपको बताती चलूँ कि टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। और टाइम किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है ईद के स्पेशली दिनों में, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप आसानी से बाज़ार, स्पेशली अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो एक आपको कितना टाइम घंटों के हिसाब से जो है ना आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे। आप गौर करें, इस चीज़ को देखें कि जिस टाइम ट्रैफिक कम से कम होती है उस टाइम आप निकलें घर से बाहर, शॉपिंग करने जाएं, खरीद करने जाएं, तो तब आप जो है वो टाइम पे जा सकते हैं जो टाइम आपने अपने जहन में रखा हुआ होता है। ज़्यादा थोड़ा बहुत उससे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप अपने टाइम पे अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके आ सकते हैं। और इसके बाद जो है वो प्लानिंग के साथ शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपने एक ख़ास इवेंट पे वो कपड़े पहनने होते हैं। वो ईद स्पेशली अगर हम बात करते हैं, ईद पे आपने कपड़े पहनने होते हैं। और हर स्पेशली बच्चियों की बात करें, बच्चों की बात करें, या बड़ों की भी, बड़ी नौजवान या जवान लड़कों की भी बात करें, तो उनको ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ होता है और उनकी कोशिश होती है कि ईद के दिन वो सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। और स्पेशली जब सुबह उठ के जो है वो माँ बाप कहते हैं, अम्मी अबू कहते हैं कि ईदी देते हैं और कहते हैं, और कपड़ों की जो है वो तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो या बहुत प्यारे लग रहे हो, तो वो एक ख़ास फीलिंग्स होती हैं स्पेशली माँ बाप के मुंह से जब वो तारीफ़ सुनने को मिलती है। और उसके साथ साथ ईदी भी मिलती है। और ईद पे तो वैसे तो बंदा
किसी से पैसे मांग नहीं सकता, चाहे वो अपने मामू हों, चचा हों या अपने कोई भी जो रिश्तेदार होते हैं, बंदा नहीं मांग पाता, शर्म आती है। लेकिन ईद का टाइम ऐसा टाइम होता है कि ईद के टाइम पे बंदे को अपने मामू, चचा, अपने जो क्लोज़ रिश्तेदार होते हैं उनसे ईदी मांगते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अगर वो नहीं दे रहे होते तो मांग ली जाती है ईद दो पहले, तो फिर वो खैर ईद भी देते हैं। तो ईद की रात की अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ईद की रात कितनी तैयारियां की जाती हैं और उन तैयारियों को किस किस तरह से जो है वो करना चाहिए, रात में ही ख़त्म करना चाहिए ताकि सुबह ज़्यादा जो है ना मुश्किल ना देखनी पड़े, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक सेगमेंट शामिल करेंगे। इस सेगमेंट में आपकी तरफ से भेजी गई दास्तानों को हम जैसा कि शामिल करते थे, लेकिन अभी नौरोज़ के सिलसिले में एक दास्तान मैं आपको सुनाऊंगा। तो दास्तान का आगाज़ करते हैं। शाजिया ने अम्मी जान से बोला, आज तो साल का तीसरा दिन है, नौरोज़ की ईद का तीसरा दिन है, क्यों ना हम सब मिलकर अमजद के घर जाएं, जो कि मेरे मामू के बेटे हैं, क्योंकि चचा नौरोज़ वहाँ आए हुए हैं। अम्मी जान ने खुश होकर बोला, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा जान को जगाती हूँ। सब घर वाले तैयार हुए, सब तोहफे और तहाइफ गाड़ी में रख दिए और निकल पड़े शेरोज़ के घर की तरफ। शेरोज़ का घर शाजिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो उसके मामू का घर है और वहाँ पर वो हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में जाती है, और अभी ईद की छुट्टियों के लिए वो बेताब है कि उस घर जाए और वहाँ पर उन सब के साथ ज़िंदगी गुजारे या फिर वो नौरोज़ की छुट्टियाँ गुजारे। शाजिया इतनी खुश थी कि गाना गुनगुना रही थी कि मौसम सुहाना है, हवा मस्तानी है, बादल दीवाना है, परिंदों को घर जाना है। एकदम बाबा जान ने ब्रेक लगाई। क्या हुआ? गाड़ी खराब होगी, इंजन से धुआं निकल रहा था। शाजिया ने घबराते हुए बाबा जान से पूछा, आप क्या करें? बाबा जान ने बोला, घबराइए नहीं,
रास्ते में ऐसी मुश्किलात आती रहती हैं, आप मजबूत बने रहो, इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ हमारी मदद करेगा। इतने में एक ट्रक ड्राइवर आया और उसने कहा कि आप पूरा ख़ानदान क्यों परेशान खड़े हैं, क्या हुआ है? तो आगे से उसके बाबा जान ने बोला, शाजिया के बाबा जान ने पूरी दास्तान सुनाई कि इस तरह गाड़ी ख़राब हो गई है। तो ट्रक ड्राइवर उतरा और ट्रक ड्राइवर ने उतर के इंजन के अंदर कोई 1-2 पेच को टाइट किया, कुछ पानी डाला और गाड़ी चलने लगी। सारी फैमिली खुशी खुशी अमजद लोगों के घर चले गई। बाबा जान ने गाड़ी स्टार्ट करके अमजद लोगों के घर पहुंच के वहाँ शाजिया के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी। उसने सामान से कुछ मिठाई और फूल निकाल कर जितने भी चीज़ें थी, तोहफे तहाइफ थे, वो अमजद लोगों को दिए और वहाँ मिलकर बैठकर बहुत खुशी से उन लोगों ने ईद की तीसरा दिन एंजॉय किया। तो ये थी छोटी सी एक दास्तान, आपको उम्मीद करता हूँ कि वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। जी नाज़रीन, तो हम ईद की जो है वो शॉपिंग के बारे में बात कर रहे थे और उसके बाद ही हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इसके बारे में भी आपसे शेयर किया। और उसके साथ साथ अब लास्ट में मैं थोड़ा सा बात करती चलूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं ना जज्बाती हो के खरीद कर लेते हैं, क्योंकि रिसर्च से ये चीज़ साबित हुई है कि बाज़ अफराद ऐसे भी होते हैं जिनको शॉपिंग करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और शॉपिंग करना, खरीद करना हर इंसान की ज़हनी सेहत के लिए भी अच्छा होता है और उसको एक ख़ास जो है वो फ्रेशनेस मिलती है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि शॉपिंग करने से उनकी सेहत अच्छी हो सकती है, उनका जो बाज़-औक़ात मेंटली इंसान को डिप्रेशन हो जाता है वो ख़त्म हो जाएगा। उसको जज्बाती या एहसासाती शॉपिंग का नाम दिया जा सकता है। और वो लोग वक्ती तौर पे चले जाते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, वक्ती अपनी तस्कीन के लिए वो शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं और उनको थोड़ा सा जो है ना उस हालत से बाहर आते हैं, परेशानी वाली हालत से जब बाहर आते हैं, तो तब उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने गलत कर दिया, फजूल खर्ची कर दी, जो चीज़ उनकी ज़रूरत नहीं थी वो उन्होंने ख़रीद ली। और बहुत दफ़ा फिर क्या होता है कि कभी वो चीज़ें जो है वो अपने माँ बाप से छुपाते फिर रहे होते हैं, क्योंकि वो चीज़ें इजाफी होती हैं। कोई शायद ऐसा भी अपने शौहरों से छुपाती फिर रही हो कि ये क्या तुमने फजूल खर्ची कर दी, और इसके बदले में ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो ख़रीदी जा सकती थी। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सोच समझ कर शॉपिंग करें और अपने इर्द गिर्द के अफराद का इस मौका पर ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। जो कबर्ड कपड़ों से भरी पड़ी है, अगर आपके इस्तेमाल में नहीं है तो अपने इर्द गिर्द के अफराद को दे दें। आपके लिए शायद वो बहुत ज़्यादा अहमियत ना रखते हों, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते होंगे जो नहीं खरीद सकते। अपने इर्द गिर्द के अफराद जो हैं उनका भी जब हम ख्याल रखेंगे, वो भी खुश होंगे, वो भी अपनी ईद को एंजॉय करेंगे, तो तब ही जो है ना आप यकीन माने कि अंदर से जो आपको सुकून मिलेगा, जो तस्कीन मिलेगी, वो सिर्फ खुद पहन के, खुद खुश रह के खुद खुश नहीं रहा जा सकता जब तक हम अपने इर्द गिर्द के अफराद को खुश नहीं रखते। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं फिर आपसे एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए जो है वह मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।